प्रिय विद्यार्थियों सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई थिंक आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे विज्ञान, और विज्ञान में क्लास 8 की, ठीक है ना। जो कक्षा 8 है, कक्षा 8 की विज्ञान। इससे पहले हमने एज ए साइंस के तौर पर जो पहली क्लास ली थी, वो पहली क्लास बेसिक क्लास ली थी विद्यार्थियों। बेसिक का मतलब होता है जो साइंस की बेसिक जो नॉलेज था कि साइंस क्या है, उसकी परिभाषा, ठीक है ना। हाँ, फिर उसके अंतर्गत जो भी बेसिक चीजें थी कि साइंस के जनक कौन है, कितने भाग है साइंस के या कितनी शाखाएं हैं, वो सारी सारी हमने उस क्लास के अंतर्गत पढ़ी थी। और साइंस के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें हैं, क्या क्या पढ़ते हैं, वो सारी सारी चीजें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट के अंतर्गत क्लियर कर ली थी। आज जो हमारी क्लास है वो 8वीं का जो पहला चैप्टर है, उस चैप्टर को लेकर के चलेंगे अपन, ठीक है ना। जो चैप्टर है प्रिय विद्यार्थियों पहला, उस पहले चैप्टर का आपके जो नाम है वो नाम है फसल उत्पादन। क्या है? फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो सबसे पहले जो आपका चैप्टर नंबर 1 है या अध्याय 1 है, उसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो इस अध्याय के अंतर्गत हम जानेंगे कि फसल क्या है, फिर फसल कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी फसलें होती है, और इस फसल को कहाँ उगाया जाता है, फसल को उगाने के लिए किन किन मेथड्स का उपयोग किया जाता है, किन किन विधियों का उपयोग किया जाता है, या किन किन स्टेप से गुजरना होगा फसल को प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना। हाँ, वो सारी सारी चीजें आज बेसिकली इस क्लास के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे। सभी विद्यार्थी सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करें, और अब से ये रेगुलर क्लास लगा करेगी, ठीक है ना। हाँ, छठी से लेकर के 10वीं तक की विज्ञान और गणित की रेगुलर क्लास लगेगी, तो रेगुलर आप जल्दी जुड़ जाइए, और जितनी हो सके उतना इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि जितने ज्यादा विद्यार्थी होंगे उतना ही ज्यादा हमारा मनोबल बढ़ेगा, और जैसे हमारा मनोबल बढ़ेगा तो हम बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट के साथ आपको आसानी से पढ़ा पाएंगे। यहाँ तक कोई डाउट? तो सबसे पहले हमने बेसिक चर्चा कर दी। आज हम हमारा जो अध्याय फर्स्ट, इस अध्याय फर्स्ट को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला जो आपका अध्याय है उसमें लिख रखा है कि फसल उत्पादन क्या है। तो सबसे पहला जो हमारा वर्ड है फसल, क्या है? फसल, जिसको इंग्लिश में प्रिय विद्यार्थियों क्रॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉप। अब ध्यान देना, जो हमारी जो ये विज्ञान है या साइंस है, ये साइंस हम बाईलिंगुअल कोशिश करेंगे चलाने की, हिंदी और इंग्लिश दोनों टर्म यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि आप जैसे 10वीं तक पढ़ने के बाद में साइंस में आगे जाकर के मेडिकल साइंस की तैयारी करोगे या स्पेशल विज्ञान बैच के अंतर्गत एंट्री करोगे, तो वहां आपको इंग्लिश है वो ज्यादा वर्ड्स यूज करने होंगे। क्यों? क्योंकि आप जैसे ही मेडिकल साइंस के अंतर्गत एंट्री करोगे तो मेडिकल साइंस का पूरा सिलेबस है आपका वो इंग्लिश मीडियम में होगा, ठीक है। तो वहाँ इंग्लिश मीडियम में एकदम आपको समस्या आएगी, इसलिए थोड़ी थोड़ी चीजें यहाँ से भी जानते जाएं। और आगे जैसे 12th हो जाएगी, 12th के बाद में अलग अलग शाखाएं हैं, 10th के बाद में आप देखोगे तो वहां भी आप अलग अलग शाखाएं, जैसे एग्रीकल्चर में बीएससी भी करते हैं कई बार 12वीं के बाद, है ना। तो एग्रीकल्चर में किसी को बीएससी करने का जो सौभाग्य मिलेगा तो उसमें से फसलों को विस्तृत रूप से आप पढ़ोगे, इसलिए वहाँ सारा जो सिलेबस है वो इंग्लिश मीडियम में होगा। वहाँ हिंदी टर्म नहीं होंगे, बिल्कुल कम होंगे, न के बराबर, ठीक है ना, होंगे नहीं। और पढ़ाने वाले जो गुरुजन है वो आपको पढ़ाएंगे, तो हो सकता है कि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट रहे हो पीछे, तो टर्म यूज करें, बाकी वहाँ संभावना कम है देखने की, ठीक है ना। हाँ, तो हम सबसे पहले बात करेंगे प्रिय विद्यार्थियों क्रॉप, फसल या क्रॉप, ठीक है। अब जितने भी जो शब्द दे रखे हैं परीक्षा में एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट है। पहला, जैसे आपका जो अध्याय है, इस अध्याय में जो भी मार्क्स है उसमें से हर एक वर्ड है वो अपने आप में कीमती है, इंपोर्टेंट है। ऐसा नहीं कह सकते कि यही इंपोर्टेंट है, यही आएगा, क्योंकि एग्जामिनर जो पेपर बनाता है, पेपर बनाने वाला, उसके माइंड पर डिपेंड करता है, उसकी आइडियोलॉजी पर डिपेंड करता है कि वो किन चीजों को वरीयता देता है, ठीक है ना। उस आधार पर कोई इंपोर्टेंट चीजें नहीं होती, सारी जो चीजें आपके सिलेबस के अंतर्गत है, आपकी बुक्स में दे रखी जो वर्ड है, उन वर्ड को हम बेहतरीन ढंग से व्याख्या करते करते आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला जो हमारा है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। फसल का मतलब होता है कि एक ऐसी वनस्पतियां जिनको बड़े लेवल पर या बड़े पैमाने पर किसी क्षेत्र विशेष में उगाया जाता है या उत्पादित किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखा होगा प्रिय विद्यार्थी, यहाँ हमारा सबसे ज्यादा जो उत्पादन है
वो वर्षा ऋतु में और गर्मी ऋतु में क्या होता है, बाजरा। ठीक है, आपने देखा होगा जो गर्मी का बाजरा है, गर्मी की ऋतु में जो ग्रीष्म काल में जो बाजरा बुआई करते हैं, अभी जैसे होली के आसपास आपने बुआई की होगी, तो वो शिवरात्रि के आसपास, तो वो जो बाजरा है वो बाजरा केवल केवल एक फसल ही यूज करते हैं। क्या करते हैं, एक। ठीक है ना, यानी बाजरे के अलावा उसमें साथ में कोई ऐसी चीजें मूंग मोट वगैरह नहीं डालते। वर्षा ऋतु में फिर भी हम मिश्रित कृषि करते हैं, क्योंकि उसके अंतर्गत मूंग मोट तरबूज वगैरह साथ में ही डाल देते हैं मुट्ठी भर के। ठीक है ना, लेकिन वहां ध्यान रखना जो वो उत्पादन है, और जैसे एकल फसल है तो एकल फसल में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन होने की संभावना, क्यों, क्योंकि ये एक प्रकार की वनस्पति है, इसको पनपने में, इसको बड़ा होने में आसानी होगी। अब ध्यान देना, हम बात करें थे फसल की। मैंने कहा फसल का मतलब होता है वह वनस्पतियां जिनका एक ही प्रकार की वनस्पतियां जिनका बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है, उसे हम फसल या क्रॉप कहते हैं। उदाहरण के लिए बाजरा, हमने कहा कि ग्रीष्म काल में हम बाजरा केवल मात्र बाजरा बुआई करते हैं, तो बाजरा क्या है, हमारी एक फसल है प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है, इस प्रकार। ठीक है, आपने देखे होंगे कभी गेहूं के खेत, क्या गेहूं के खाद, पंजाब और हरियाणा की तरफ जब आप जाओगे या जाने का मौका मिले या सोशल मीडिया के माध्यम से वहां के खेतों को आप देखोगे, तो वहां सबसे ज्यादा गेहूं के खेत दिखाई देंगे, क्योंकि पूरे इंडिया के अंतर्गत जो सप्लाई होते हैं गेहूं खाने के लिए, तो वो गेहूं ज्यादातर है वो पंजाब और हरियाणा में होते हैं। कहाँ होते हैं विद्यार्थियों, पंजाब और हरियाणा। ठीक है, यानी पंजाब और हरियाणा एकमात्र ऐसे राज्य है भारत के जहां में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन होता है, और वो गेहूं उत्पादित होता है वो सारा गेहूं है अलग अलग अन्य राज्यों में भेज दिया जाता है खाने के लिए। ठीक है, कोई सरकार उन्हें खरीदती है, और कई बार किसान सीधे ही वहां से संपर्क करके खरीद लेते हैं। आपने देखा होगा कि जो हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, पश्चिमी सीमा क्षेत्र, ठीक है ना, हाँ, जिसकी जलवायु है वो शुष्क है, ठीक है ना, ज्यादातर एरिया है ड्राई है, तो यहाँ ज्यादातर हम बाजरा ही खाते हैं। लेकिन ग्रीष्म काल में हम फिर भी बाजरे की जगह गेहूं का उपयोग करते हैं। क्यों, क्योंकि गेहूं है ये ठंडा अनाज है। कैसा अनाज है क्या, क्यों, ठंडा। ठंडा अनाज होने की वजह से गेहूं है वो गर्मियों में ज्यादा काम में लिया जाता है, और सर्दियों में जनरली कुछ इलाके जैसे पंजाब हरियाणा बीकानेर वगैरह उन क्षेत्रों में अभी भी ज्यादातर गेहूं 12 मास खाने के लिए यूज होता है। ठीक है, लेकिन हम जहां रहते हैं बाड़मेर के अंतर्गत हम गेहूं की बजाय बाजरे को ज्यादा वरीयता देते हैं। और वैसे स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो गेहूं से ज्यादा है प्रिय विद्यार्थियों वह बाजरा उपयोगी होता है। क्यों, स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए। ठीक है, क्योंकि जो गेहूं होता है प्रिय विद्यार्थियों, इस गेहूं के अंतर्गत गेहूं में कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा होता है। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, यानी कार्बोहाइड्रेट गेहूं में सबसे ज्यादा पाया जाता है, जबकि जो बाजरा होता है इस बाजरे के अंतर्गत प्रिय विद्यार्थियों फाइबर पाया जाता है। ठीक है, आप देख रहे हो आजकल हर एक व्यक्ति हो पेट की समस्या गुजर रहा है। क्यों, क्योंकि आज जब भी हम खेती करते हैं, फसल की बुवाई करते हैं, तो फसल में अंधाधुंध क्या करते हैं, केमिकल के यूज से क्या होता है, हमारी जो फसलें हैं वो ज्यादा केमिकल युक्त उत्पादन देती है, और वही चारा हम खाते हैं या पशुओं को देते हैं, उसका भी कुछ हिस्सा ऊर्जा के 10 मांस के नियम से हमारे पेट में भी जाता है। तो इस प्रकार जो ये गेहूं है, एक तो इसमें कार्बोहाइड्रेट जाता है, तो दूसरा केमिकल की वजह से ये सारी फसलें हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है, हमारा डाइजेशन है वो प्रभावित होता है, और धीरे धीरे हमें बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए जो फाइबर ज्यादा खाता है यानी बाजरा खाता है वो अपेक्षाकृत गेहूं वाले से कम बीमार होगा। ये बात है। क्यों, क्योंकि बाजरा है वो सबसे उत्तम अनाज माना गया है, और उसमें सबसे ज्यादा फाइबर की मात्रा होती है। सर्दी में आप लगातार बाजरा खाएंगे तो सर्दी में आप तंदुरुस्त रहेंगे। ठीक है ना, मगर हम बात कर रहे थे कि विद्यार्थियों फसल उत्पादन है प्रबंधन की, तो सबसे पहला हमारा जो शब्द है वो क्या है, फसल या क्रॉप। ठीक है, अब फसल या क्रॉप को हमने जनरली समझ तो लिया, लेकिन परीक्षा में लिखेंगे कैसे, तो परीक्षा में लिखेंगे कि विद्यार्थियों कैसे लिखेंगे कि परीक्षा जब भी आएगी तो परीक्षा में सही परिभाषा सटीक परिभाषा नहीं लिखोगे विज्ञान के अंतर्गत, तब तक आपके विज्ञान में आपको मार्क्स लाना मुश्किल होगा। इसलिए आपको क्या करना होगा, आपको सही और सटीक परिभाषा यहाँ लिखनी होगी। सटीक परिभाषा का मतलब क्या हुआ, जैसे आपको परीक्षा में पूछा जाए प्रश्न 1 नंबर का कि फसल क्या है, या फसल से आप क्या समझते हैं, या फसल किसे कहते हैं। ठीक है, इस फसल पर आधारित 3 प्रकार के प्रश्न बनेंगे। कौन से विद्यार्थियों, पहला है कि फसल क्या है। ये क्वेश्चन आया
तो भी आपको फसल की परिभाषा लिखनी है और उदाहरण सहित। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि फसल से आप क्या समझते हैं। फसल से आप क्या समझते हैं, यानी फसल से आप क्या समझते हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो भी आपको फसल की परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी है। किस प्रकार? उदाहरण सहित फसल की परिभाषा दोगे। और तीसरा है फसल किसे कहते हैं। फसल किसे कहते हैं, तो फसल किसे कहते हैं ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए तो भी आपको फसल में फसल की परिभाषा लिखनी है। और कैसी परिभाषा लिखनी है प्रिय विद्यार्थियों? उदाहरण सहित परिभाषा लिखनी है। यहां तक कोई डाउट? मैंने कहा जो ये फसल शब्द है, ये फसल शब्द की परिभाषा में 3 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। फसल क्या है, फसल से आप क्या समझते हैं, फसल किसे कहते हैं। तीनों का अर्थ एक होता है। तीनों में क्या लिखना होता है? इस फसल की परिभाषा, और फसल की परिभाषा के साथ साथ में इसका क्या लिखना है प्रिय विद्यार्थियों? उदाहरण। ठीक है। अब ध्यान देना, फसल की परिभाषा क्या है। आपकी बुक्स के अनुसार फसल की जो परिभाषा है उस परिभाषा को और ज्यादा बेहतरीन बनाएंगे तो मार्क्स आपका 1 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन, 1.5 नंबर का तो 1.5 पूरा का पूरा अंक आपको अर्जित होगा परीक्षा में, चाहे बोर्ड हो चाहे लोकल हो। ठीक है। तो यानी फसल पर आधारित क्वेश्चन जो बनेंगे प्रिय विद्यार्थियों, वो क्या बनेंगे? परिभाषा से रिलेटेड ये 3 प्रकार के क्वेश्चन आपको बनेंगे। जैसे जैसे हमारे जो टॉपिक है उन टॉपिक से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम की दृष्टि से, तो वो सारा सारा हम साथ साथ में क्लियर करते चलेंगे। ठीक है ना? यहां तक कोई डाउट? हाँ, अब ध्यान देना, फसल का मतलब क्या होता है? फसल का मतलब होता है किसी स्थान या, ये का मतलब होता है या किसी स्थान या क्षेत्र विशेष में, किसी स्थान या क्षेत्र विशेष में एक ही प्रकार के पौधों, क्या है? एक ही प्रकार के, किसी स्थान या क्षेत्र विशेष में एक ही प्रकार के पौधों को बड़े पैमाने पर, कहां? बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। क्या किया जाता है? उगाया जाता है, तो उसे फसल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फसल कहा जाता है, या कहते हैं, एक ही बात है। ठीक है। यानी मैंने कहा किसी स्थान विशेष या किसी क्षेत्र विशेष में एक ही प्रकार के या एक ही किस्म के पौधों को यदि हम बड़े लेवल पर या बड़े पैमाने पर उत्पादित करते हैं या उगाते हैं तो उस प्रकार को, उन पौधों को हम क्या कहेंगे? फसल कहेंगे। उदाहरण के तौर पर हम देखा जाए तो उदाहरण लिखेंगे प्रिय विद्यार्थियों, ऐसे उदाहरण करके फिर जैस करेंगे एग्जाम में और लिखेंगे जैसे गेहूं, क्या? गेहूं, बाजरा, सरसों, चना, इनकी अलग अलग खेती बड़े पैमाने पर क्या कहलाएगी? फसल कहलाएगी। क्या कहलाएगी प्रिय विद्यार्थियों? फसल कहलाएगी। मैंने पहले भी बताया, मैंने कहा पंजाब की तरफ जाओगे तो गेहूं के खेत ज्यादा दिखाई देंगे, यूपी बिहार की तरफ जाओगे, पश्चिम बंगाल की तरफ जाओगे तो चावल ज्यादा दिखाई देंगे, गुजरात की तरफ जाओगे तो मूंगफली और कपास ज्यादा दिखाई देगा, वापिस राजस्थान पश्चिमी सीमा क्षेत्र में आओगे तो यहाँ बाजरा और गवार की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है बरसात में। ठीक है ना? तो जो कहने का मतलब है कि जो फसल शब्द आएगा, फसल का स्थान होता है किसी स्थान या क्षेत्र विशेष में एक ही प्रकार के पौधों को यदि बड़े पैमाने पर उगाया जाता है तो उन उगाई गई फसलों को या उन उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं? हम फसल कहते हैं। ठीक है। और उदाहरण के तौर पर गेहूं, बाजरा, सरसों और चना। यहां तक कोई दिक्कत? अब ध्यान देना है, अब ध्यान देना प्रिय विद्यार्थियों, आप देखोगे कि भारत एक विविधताओं वाला देश है। ठीक है। भारत में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है जैव विविधता। ठीक है ना? एक शब्द आता है बायो डाइवर्सिटी।
सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है प्रिय विद्यार्थियों, क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है जैव विविधता। क्या है? जैव विविधता। अब ध्यान देना, ये जो जैव विविधता शब्द है वो आगे हमें एक टॉपिक के रूप में मिलेगा कहीं कहीं, लेकिन उससे पहले जैव विविधता शब्द का मतलब क्या होता है शाब्दिक अर्थ में बता देता हूं कि जीव पृथ्वी पर या ब्रह्मांड में पाए जाने वाले जीवों में पाई जाने वाली जो विभिन्नता है, चाहे रंग को लेकर हो, चाहे वो खान पान को लेकर के हो, चाहे रहन सहन को लेकर के हो, चाहे वो प्रोडक्शन के हिसाब से देखा जाए, या तमाम प्रकार की जो विभिन्नता है, आपने देखा होगा बकरी है उसका रंग रूप रोगन अलग होता है, उसका खान पान अलग होता है, गाय का अलग होता है, गाय का आकार वगैरह देखोगे अलग होगा, उसका रहन सहन अलग होगा। और उसके अलावा पक्षी हैं, कई सारे पक्षियों में विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है। सांपों में आप देखोगे तो यहाँ 24,000 प्रजातियां हैं पूरी दुनिया में। आपने अभी तक यहाँ तो मेरे हिसाब से सुनी नहीं होगी, 10 से 12 से ज्यादा। ये 24,000 प्रजातियां वर्तमान में सांपों की है। कितनी है? सांपों की है। क्यों मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ इस पाठ में? क्योंकि एक शब्द आया है जैव विविधता। ठीक है ना, तो यानी बायोडाइवर्सिटी है। हम जिस कंट्री में रह रहे हैं यानी जिसका नाम है इंडिया, भारत, अब भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है, यानी जीवों में विभिन्नता बहुत बड़े पैमाने पर दिखाई देती है। ठीक है, अब ध्यान देना, भारत क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए और जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो भी भारत है बहुत बड़ा कंट्री है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे हम बात करेंगे जो हमारी फसलें हैं, बड़ी या बड़े पैमाने पर जैव विविधता होने की वजह से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की खेती की जाती है। ठीक है ना, ये जो एग्जाम्पल मैंने पहले भी बता दिया बेसिकली। अब ध्यान देना है कि जो हमारे फसल है, क्या प्रिय विद्यार्थियों, फसल की परिभाषा होगी, फिर फसलों के प्रकार, फिर क्या है? फसलों के प्रकार। अब मैंने कहा भारत एक जैव विविधता वाला देश है, यानी इसमें विभिन्न प्रकार के जीव है, बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं, बड़े स्तर पर मिलते हैं। यहाँ आप देखोगे तो भौगोलिक दशा है उस क्षेत्र में अलग अलग मिलेगी, यानी भौगोलिक जैव विविधता सबसे ज्यादा मिलेगी, क्योंकि कहीं आप देखोगे तो कोई नदियों वाला स्थान है, कहीं देखोगे तो मैदानी भाग है, कहीं आप देखोगे तो तैतीस सागर का अवशेष है जहां हम जी रहे हैं, जिसको हम रेगिस्तान कहते हैं, तो रेगिस्तान में दोहरा रहती है। कश्मीर की तरफ जाओगे तो वहां काली और दोमट मिट्टी आपको मिलेगी। ठीक है ना, यहाँ भी आप सहकारी क्षेत्र में जाओगे या पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत जाओगे तो वहां विभिन्न प्रकार की अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियां देखने को मिलती है। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि भारत में भौगोलिक विषमता है वो बड़े पैमाने पर है। तो जैसे ही भौगोलिक विषमता है वो बड़े पैमाने पर होती है, तो वहां अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की खेती की जाती है। ठीक है ना, अलग अलग प्रकार की खेती की जाती है, तो अलग अलग प्रकार की खेती की जाएगी तो फसलें भी वहां अलग अलग तरीके से बुआई होगी। अब आप देखोगे जैसे वर्षा ऋतु में हम यहाँ जैसे बाजरा बुआई करते हैं, तो वर्षा ऋतु में बीकानेर की तरफ जाओगे नहरी क्षेत्र में, तो वहां सबसे ज्यादा मूंगफली बोई जाती है। ठीक है, मूंगफली है, चना है वगैरह है। ठीक है ना, तो आप कश्मीर की तरफ जाओगे तो वहां अलग आपको बागवानी खेती ज्यादा नजर आएगी, चाहे वो अनार की हो, चाहे एप्पल की हो, चाहे अमरूद की हो, चाहे चुकंदर की हो वगैरह हो, जो भी, यानी बड़े पैमाने पर अलग अलग विषमताओं के हिसाब से अलग अलग प्रकार की खेती की जाती है हर क्षेत्र में। ठीक है, इसलिए जो आपकी ये फसल है, इस फसलों के भी कई प्रकार होते हैं, लेकिन आपका जो सिलेबस है आपकी बुक्स के हिसाब से यहाँ फसलों के जो प्रकार बताए गए थे विद्यार्थियों, वो फसल 2 प्रकार की होती है। कितने? 2 प्रकार की फसल है। ठीक है, अब ध्यान देना 2 प्रकार की फसल कौन कौन सी? प्रिय विद्यार्थियों, 2 प्रकार की फसल में पहला है जो आपका ये खरीफ की फसल है। क्या? खरीफ की फसल। अब ध्यान देना, जनरली खरीफ, रबी और जायद 3 प्रकार की फसलें होती है, लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से यहाँ 2 प्रकार की फसलों का जिक्र किया गया। कौन सी? एक है खरीफ और दूसरा है विद्यार्थियों रबी की फसल। कौन सा है दूसरा? दूसरा है वो है रबी की फसल। अब ध्यान देना, आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि खरीफ की फसलें किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए, तो भी आपके प्रश्न में से जैसे उदाहरण सहित बताते हैं, तो विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका अंक है वो विभाजित होता है प्रश्न में। ठीक है, जैसे परिभाषा 2 नंबर का क्वेश्चन है कि खरीफ की फसल किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए, तो आप परिभाषा लिखोगे खरीफ की, तो
तो 1 नंबर मिलेगा 2 नंबर में से, और उसका उदाहरण लिखोगे तो उदाहरण का भी आपको 1 नंबर मिलेगा, एक परिभाषा का मिलेगा, यानी 1 और 1 2 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 2, परिभाषा का भी 1 और उदाहरण का भी 1। आप केवल परिभाषा लिखोगे 2 नंबर के क्वेश्चन में सही भले लिख लेना, लेकिन उदाहरण सहित का है तो उदाहरण आपको लिखना जरूरी है, क्योंकि विज्ञान या साइंस के अंतर्गत अंकों का डिवाइडेशन होता है वो पहले से तय होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको पूरे के पूरे मार्क्स लाने के लिए लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम बात करेंगे प्रिय विद्यार्थियों जो खरीफ की जो फसल है। अब खरीफ की फसल किसे कहते हैं, आपने देखा होगा यहाँ जनरली हम एक तो वर्षा ऋतु में खेती करते हैं, दूसरी शरद ऋतु में खेती करते हैं, ठीक है ना। ग्रीष्म में भी करते हैं, लेकिन ग्रीष्म वाली खेती है गिनती के अंतर्गत कम आती है, ठीक है। आपका जो सिलेबस है या आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग से यहाँ गर्मी वाली खेती का जिक्र बिल्कुल नहीं किया गया है, ठीक है ना। अब ध्यान देना, आपकी जो फसल है इस फसल में 2 प्रकार बताए गए। पहला है खरीफ की फसल। खरीफ का मतलब हुआ जो वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु अब जैसे आने वाली है, आप देखेंगे कि जून और जुलाई के बाद में बिजलियां चमकेगी, बारिश होगी भरपूर, कहीं होगी कहीं नहीं होगी, कहीं सूखा होगा, ठीक है ना। नहीं, ये भौगोलिक विषमताओं की वजह से अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे दृश्य। मगर जो जून और जुलाई के अंतर्गत है, ठीक है, ये जो खरीफ की फसल है इसको प्रिय विद्यार्थियों एक तो जून और जुलाई के अंतर्गत क्या किया जाता है, बुआई की जाती है, ठीक है ना। यानी ऐसी फसलें जिनको जून जुलाई में बो करके या बुआई करके कब वापिस, कब प्रिय विद्यार्थियों, वापिस अक्टूबर नवंबर में, ठीक है ना। दिवाली कब होती है, अक्टूबर नवंबर में। तो आप देखते हैं कि जून जुलाई में जो फसलें बुआई करते हैं, जैसे हमारी स्कूलें खुलेगी तो वहां उधर खेती स्टार्ट हो जाएगी, किसान अपने अपने खेतों में लग जाएंगे और अलग अलग तरीके की खरीफ जो फसलें हैं उसका बुआई करेंगे। कोई बाजरा बुआई करता है यहाँ, और कोई आप देखोगे तो जैसे सोयाबीन है, कोई चावल की खेती करेगा। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की खेती देखने को मिलेगी। लेकिन ये जून जुलाई में बुआई होती है और अक्टूबर नवंबर के अंतर्गत इसको क्या किया जाता है, काट दिया जाता है। क्या अक्टूबर और नवंबर के अंतर्गत इसको काट दिया जाता है, ठीक है। हाँ, तो हम कह सकते हैं कि जो खरीफ की फसलें हैं इनका बुआई का समय है वो अक्टूबर जून जुलाई है, और उसकी कटाई का समय है वो अक्टूबर नवंबर में है, ठीक है। तो हम इसकी परिभाषा कैसे बनाएंगे विद्यार्थियों, कैसे बनाएंगे, इसकी परिभाषा बनाएंगे कि ऐसी फसलें जो वर्षा ऋतु या जून जुलाई में बो करके अक्टूबर नवंबर या शीतकाल के प्रारंभ में काटा जाता है या काट दिया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, खरीफ की फसलें कहते हैं या कहा जाता है, ठीक है। कहते हैं या कहा जाता है, इसमें ज्यादातर कोई फर्क नहीं है साइंस में, ठीक है ना। हाँ, एक ही बात होती है। तो खरीफ की फसल की परिभाषा क्या होगी प्रिय विद्यार्थियों, जनरली हमने कहा कि जून जुलाई में बुआई करते हैं, इसकी बोई जाती है और अक्टूबर और नवंबर में इसको काटा जाता है। अब हम परिभाषा क्या लिखेंगे, व्यवस्थित परिभाषा। क्यों, क्योंकि जब विज्ञान पढ़ रहे हैं तो व्यवस्थित जो क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित सुव्यवस्थित ज्ञान था उसको ही हम विज्ञान कहते थे, है ना। प्रकृति द्वारा प्रदत्त क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित सुव्यवस्थित ज्ञान को हम विज्ञान कहते थे, परिभाषा मैंने पढ़ा। तो इसका एक सिस्टम है, इसको हम सिस्टोमेटिक नहीं लिखेंगे तब तक विज्ञान कह पाना संभव नहीं है, ठीक है ना। हाँ, तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे परिभाषा में, वे फसलें जिन्हें वर्षा ऋतु के प्रारंभ में, वे फसलें जिन्हें वर्षा ऋतु के प्रारंभ या जून जुलाई में बोया जाता है, ठीक है। वर्षा ऋतु के प्रारंभ या जून जुलाई में बोया जाता है तथा अक्टूबर या नवंबर में काटा जाता है, उसे खरीफ की फसल कहते हैं, ठीक है। ये इसकी एक सिस्टोमेटिक क्या हो जाएगी प्रिय विद्यार्थियों,
परिभाषा हो जाएगी। विज्ञान जहां भी शब्द आएगा वहां एवरीथिंग इज सिस्टमेटिक, ठीक है ना। हर एक वस्तु, हर एक विषय, हर एक शब्द व्यवस्थित होंगे और व्यवस्थित को ही हम क्या कहेंगे, विज्ञान कहेंगे, ठीक है ना। तो विज्ञान की हमने ये पढ़ लिया कि फसल किसे कहते हैं, फसल के जो प्रकार है वो दो प्रकार के हैं, खरीफ और रबी, ठीक है। खरीफ की जो फसल है उसकी परिभाषा क्या है, वे फसल जिन्हें वर्षा ऋतु के प्रारंभ या जून जुलाई में बोया जाता है तथा अक्टूबर नवंबर में दीपावली के आसपास में काटा जाता है, तो उसे हम खरीफ की फसल कहते हैं। उदाहरण के तौर पर भी विद्यार्थी देखोगे तो जून जुलाई के अंतर्गत आपकी कौन सी फसलें बोई होती है, आपको पता ही है। जैसे उदाहरण के तौर पर विद्यार्थियों वो है आपका धान है, सोयाबीन है, ठीक है। धान का मतलब होता है प्रिय विद्यार्थी चावल, चावल को क्या कहते हैं, धान। और गंगानगर को धान का कटोरा भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक जो चावल है वो गंगानगर के अंतर्गत उत्पादित होते हैं, इसलिए गंगानगर को जीके के अंतर्गत, जनरल नॉलेज के अंतर्गत एक क्वेश्चन है कि गंगानगर को धान का कटोरा कहा जाता है, ठीक है ना। हाँ, ये भी चीजें आपको याद रखनी है। मक्का है, क्या मक्का है, कपास है, और यहां तक कि जो बाजरा है, ये बाजरा भी किसकी फसल है, खरीफ की फसल, इसे आदि कहते हैं। बाजरा जनरली देखा जाए तो बाड़मेर और जैसलमेर और सीकर के अलावा ज्यादातर आपको राजस्थान में देखने को नहीं मिलेगा। ये कुछ इलाके हैं जहां बाजरा, बीकानेर की तरफ जाओगे तो बाजरा बिल्कुल न गने, यानी बुआई ही नहीं करते, ठीक है ना। हाँ, तो हम कहेंगे कि वे फसलें जिन्हें वर्षा ऋतु के प्रारंभ या जून जुलाई में बोया जाता है तथा अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है, उसे हम खरीफ की फसल कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर 2-3 उदाहरण, कम से कम एग्जाम में पूछा जाए परिभाषा तो 2-3 उदाहरण जरूर लिखें। जैसे धान है, धान का मतलब है चावल, सोयाबीन है, मक्का है, कपास है, बाजरा है आदि। ये थी हमारी खरीफ की फसलें। दूसरी प्रिय विद्यार्थियों रबी, दूसरा शब्द क्या है, रबी। अब ध्यान देना, जैसे ही हम एक समय हुआ करता था जिस समय हम केवल मौसमी खेती पर निर्भर हुआ करते थे। मौसमी खेती का मतलब होता है जैसे बारिश होती थी खेती होती थी, 4 महीने खेती करने के बाद जो 8 महीने बचते थे, उन 8 महीनों में अलग अलग लोग अपने अपने पसंद के हिसाब से या अपने अपने कलाओं के हिसाब से अपना अपना धंधा करते थे, मजदूरी करते थे। मजदूरी वाला मजदूरी करता था, धंधे वाला कुछ छोटा मोटा और व्यवसाय करता था। तो आपने देखा कि मौसमी खेती होती थी, जैसे ही वापस बारिश का दौर होता था तो गुजरात वगैरह अन्य राज्यों में पलायन कर जाते। क्यों, क्योंकि राजस्थान में एक समय में रोजगार के साधन संसाधन बिल्कुल सीमित थे, जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से यहाँ पूर्ति होना संभव नहीं थी, इसीलिए लोग पलायन करके मजदूरी के मकसद से अन्य राज्यों में या बाहर जाया करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, कालांतर में धीरे धीरे विकास हुआ, प्रगति हुई और यहाँ भी पानी मीठा निकलने लगा भूगर्भ में, तो लोगों ने अपने यहाँ आजीविका के साधन के तौर पर उन्होंने किसी ने ट्यूबवेल की, किसी ने ओपन वेल किया, कहीं कहीं आप देखोगे तो नहरें विकसित हो गई। तो ये धीरे धीरे जो सिंचाई के साधन है वो विकसित होने लगे, सोर्स विकसित होने लगे और धीरे धीरे वहां प्लान करना बंद कर दिया लोगों ने, और घर पर ही अपनी आजीविका का साधन है वो विकसित करके अपनी आजीविका चलाने का प्रयास कर रहे हैं लोग, ठीक है ना। मगर वर्तमान में देखा जाए तो जैसे ही वर्षा ऋतु वाली खेती समाप्त होती है तो सर्दी वाली खेती स्टार्ट हो जाती है। जो सर्दी ऋतु में हम खेती करते हैं उस खेती को कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों रबी की फसल। क्या कहते हैं, रबी की फसल। जैसे ही ठंड स्टार्ट होगी, ठंड में हम क्या करेंगे, खेती, और उस खेती को कहेंगे रबी। अब ठंड कब आती है, जैसे दिवाली आती है, तो मारवाड़ी में कहावत है कि दिवाली के आसपास है वो ठंड है वो ज्यादा घुंघरू बांध करके आती है, क्योंकि ठंड का जो प्रारंभ है वो दिवाली या अक्टूबर नवंबर माना जाता है और फिर ये मार्च तक चलती है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च, ठीक है ना। यानी नवंबर दिसंबर जनवरी और फरवरी 4 होता है महीने। इस 4 महीने में भरपूर ठंड होती है, फिर नवंबर में भी कुछ ठंड होती है और अंत में मार्च में भी कभी कभार ठंड होती है, कभी गर्मी। लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो ग्लोबल जो वार्मिंग है, वैश्विक तापमान है, वो ज्यादा अनियंत्रित होने की वजह से ठंड में भी गर्मी और गर्मी में भी ठंड आपको देखने को मिलती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं विद्यार्थियों। अब ध्यान देना, जब ये रबी की फसल की बात करेंगे तो इस रबी की फसल की जो बुआई है विद्यार्थी करेगा, बुआई है ये कब होती है, ये होती है अक्टूबर और नवंबर में। कब होती है, जैसे ही खरीफ की फसल को काटोगे
और इस रबी की फसल की बुआई होती है। ठीक है, यानी वे फसल या वह फसल जिसे अक्टूबर और नवंबर में बोया जाता है और वापस फरवरी मार्च में, कब, या तो फरवरी या मार्च कोई भी महीने में काटा जाता है। क्या किया जाता है? काटा जाता है। तो उस फसल को हम कहेंगे प्रिय विद्यार्थियों रबी की फसल। और यहाँ रबी की फसल का एकमात्र उदाहरण है पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में, वो है प्रिय विद्यार्थियों जीरा। क्या है? जीरा है, वो रबी की फसल का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। आप परिभाषा लिख करके एक भी उदाहरण लिख दोगे तो भी आपके नंबर कटने के चांस कम रहेंगे, लेकिन आपको कम से कम 2 उदाहरण जरूर लिखना है। तो जीरा है, ये क्या है? रबी की फसल है। और जीरे के साथ साथ में प्रिय विद्यार्थियों जैसे सरसों है, आपने देखा होगा जीरे के साथ साथ में अभी जो हमारा यहाँ भूमिगत जो पानी का स्तर है वो बिल्कुल गिर चुका है पश्चिमी सीमा क्षेत्र में। यानी पहले 20-20, 30-30 फुहारे या नोजलें चलती थी, लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है। वो सारे 20-30 वाली 5-10 पर आकर के रुक गई है। क्यों? क्योंकि जो हमारा जो पश्चिमी सीमा क्षेत्र है या 33 सागर वाला जो अवशेष है, ये 33 सागर अवशेष यानी बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, सीकर, चुरू, झुंझुनू, ये जो एरिया है ये रेड जोन की स्थिति में आ गया है। रेड जोन का मतलब होता है कि जियोलॉजी ने जब सर्च किया, ठीक है ना, जियोलॉजी ने सर्च किया, जब सर्च किया तो क्या पाया गया? सर्च किया तो पाया गया कि यहाँ पानी है वो प्रिय विद्यार्थियों बिल्कुल नहीं है, न के बराबर है। यानी जिस प्रकार आप पानी का अति दोहन करते हो तो एक समय में आप पानी के संकट को आमंत्रित कर रहे हो। एक हिसाब से देखा जाए तो पानी के संकट को या समस्या को आमंत्रित कर रहे हो, न्योता दे रहे हो। ठीक है ना, जिस प्रकार शादी में आप देते हैं मेहमानों को आने के लिए, उसी प्रकार जिस प्रकार से हम अभी पानी का दोहन कर रहे हैं, यानी जरूरत होता है 1 लोटा लेकिन 5 लोटा गिरा देते थे, 5 बाल्टी गिरा देते, कभी कार धो करके दिन भर पानी नलियों में चलता रहता, जा नहीं देते। ये पानी का जो अपवहन है या दोहन है, ये अपवहन या दोहन पानी के अति दोहन के कारण ये हमारा जो क्षेत्र है ये रेड जोन की स्थिति में है। और जियोलॉजी के वैज्ञानिक बताते हैं कि भविष्य में इन स्थानों पर पानी है वो पीने के लिए भी बचेगा या नहीं बचेगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए सभी विद्यार्थियों का एक फर्ज बनता है, दायित्व बनता है कि पानी को हम कम से कम यूज करें और जितनी जरूरत है उतना यूज करें। व्यर्थ कहीं बहता है तो उसको जरूर बंद करना हर एक विद्यार्थी का अपना फर्ज है। ठीक है, अब जीरे की फसल करेंगे तो वहां पानी ज्यादा चाहिए। ठीक है, लेकिन पानी हो ही नहीं यहाँ, तो क्या करेंगे? तो जीरे के साथ साथ में अभी सरसों है वो भी बुआई होने लग गई। ठीक है ना, और सरसों के साथ साथ में कहीं आप देखोगे बीकानेर की तरफ जाओगे तो चना भी है, और चने के साथ साथ में मेरे विद्यार्थी मटर है, वो मटर की खेती भी होती है। तो इस प्रकार अलग अलग प्रकार की खेती होती है। उसके साथ साथ में जैसे हमने लिखा है यहाँ बाजरा, धान, आप वर्षा ऋतु में जाओगे तो मूंगफली भी वो भी खरीफ की एक उदाहरण है। ठीक है ना, बीकानेर वगैरह गुजरात साइड जाओगे तो वर्षा ऋतु में ज्यादा मूंगफली आपको यानी बड़े पैमाने पर दिखाई देगी। तो वो भी क्या है? वो भी एक खरीफ की फसल है। ठीक है, ये होगी रबी और खरीफ की फसल। खरीफ की फसल की परिभाषा हम लिखेंगे, वे फसल जिन्हें शीत ऋतु के प्रारंभ है या वर्षा ऋतु के प्रारंभ या शीत ऋतु के प्रारंभ है या अक्टूबर नवंबर में बोया जाता था तथा फरवरी और मार्च में काटा जाता था, उसे हम क्या कहेंगे प्रिय विद्यार्थियों? खरीफ की फसल कहेंगे, तो रबी की फसल कहेंगे। उदाहरण के तौर पर मैंने बता दिया, अब हम परिभाषा लिखेंगे। वे फसलें जिन्हें शीत ऋतु के प्रारंभ में अर्थात अक्टूबर या नवंबर में बोया जाता है। क्या किया जाता है? बोया जाता है तथा फरवरी मार्च में काटा जाता है। उसे प्रिय विद्यार्थियों रबी की फसल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रबी की फसल कहा जाता है या कहते हैं, एक ही बात है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत
यानी वे फसलें जिन्हें शीत ऋतु के प्रारंभ है अर्थात अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा फरवरी और मार्च के अंतर्गत काटा जाता है तो उसे हम कहते हैं रबी की फसल। उदाहरण के तौर पर आप लिखेंगे प्रिय विद्यार्थियों, क्या लिखेंगे? जीरा, ठीक है। जीरे के बाद में क्या है? सरसों। सरसों के बाद में क्या है? सरसों के बाद में है चना, ठीक है। और इस प्रकार आप मटर है और अलसी है, इस प्रकार आप अलग अलग चीजों का उदाहरण दोगे। एग्जाम लास्ट में लिखोगे आदि। आदि का मतलब होता है और भी कुछ है, ठीक है। लेकिन एग्जाम की दृष्टि में परिभाषा के साथ साथ में कम से कम 2 उदाहरण जरूर लिखना, जिससे एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चे को कुछ आता है और उसने उदाहरण भी सही दिया है। और ये उदाहरण है वो याद करने आपको पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गई फसल और फसलों के प्रकार और फसलों के उदाहरण, इसके बारे में हमने बेसिक चर्चाएं की। अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे प्रिय विद्यार्थियों है फसल या कृषि की पद्धतियां। क्या है आगे जो आपका टॉपिक है विज्ञान के अंतर्गत, उस टॉपिक का नाम है इसी अध्याय में, वो है फसल या कृषि की पद्धतियां। अब ध्यान देने योग्य ये बात है कि जब भी हम कृषि करते हैं तो कृषि करने के लिए हम, जहां तक मुझे पता है, यहाँ सारे हम इस क्षेत्र में निवास करने वाले सारे खेती पर निर्भर हैं और खेती है वो हमारा मुख्य आजीविका का क्या है? साधन है। तो खेती के बारे में बेसिकली हम 6 साल से 5 साल के बाद में भी बच्चा आसानी से जानता है। जैसे ही खेत करते हैं तो उसमें अलग अलग स्टेप से गुजरना होता है। खेत की सफाई करते हैं, यानी जमीन को तैयार करते हैं, मिट्टी को तैयार करते हैं खेती के लिए। तो उसमें सबसे पहले वनस्पति जो होती है उसकी कटाई करते हैं ना, और वनस्पति कटाई के बाद में हम मिट्टी को सॉफ्ट या नरम बनाने के लिए अलग अलग तरीके से हम औजारों का यूज करते हुए उसे नरम करते हैं या मुलायम बनाते हैं, ठीक है ना। कैसे? जैसे वर्तमान में आप देख, पुराने समय में क्या होता था? पुराने समय में हाथों से कुदाल वगैरह, पावड़ा वगैरह, इससे कहीं कहीं हाथों से कर दिया जाता था, सही। लेकिन वर्तमान में मशीनरी युग है। मशीनरी युग टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आपने देखा होगा खेती के भी कई सारे औजार और कई सारी मशीनें ट्रैक्टरों में आ चुकी है। तो ट्रैक्टर के माध्यम से अलग अलग, जैसे कोई तवी लगाता है, कोई ऐसे ही कल्टी लगाता है और कोई हेरा लगाता है। तो कहने का मतलब है कि कोई जो पट्टा होता है जिसको हम करारी बोलते हैं वो लगाता है। तो अलग अलग जिस हिसाब से जिसका जैसा खेत है उस हिसाब से अलग अलग यंत्रों के, कृषि यंत्रों के माध्यम से उस जमीन को सबसे पहले क्या करता है? मुलायम करता है। और मुलायम करने के बाद में प्रिय विद्यार्थी क्या करता है? मुलायम करने के ठीक बाद में वो उस खेत में या उस क्षेत्र विशेष में क्या करता है? बुवाई करता है, ठीक है। तो ये जो मुलायम करना खेत को और बुवाई करना, बुवाई के बाद में सिंचाई करना, और सिंचाई के बाद में आप देखेंगे कि वनस्पतियां उगेगी। तो उसके साथ साथ में कई सारी और भी वनस्पतियां, जैसे हमने बाजरा बोया है, लेकिन बाजरे के साथ साथ में ऐसी कोई वनस्पतियां अनचाही, यानी जिसकी हम चाहत नहीं है, इच्छा नहीं, जरूरत नहीं है, वो भी साथ साथ में उगती है, जिसको हम कहते हैं खरपतवार। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? इसको हम कहते हैं खरपतवार। तो ये खरपतवार है, वो भी वनस्पतियां आपके उस फसलों के साथ साथ में उगती है। तो इस खरपतवार को फिर हटाने का काम करता है। उसके बाद में जैसे ही फसल पकती है तो उसमें उससे पहले पकाने के लिए, अब कई बार हम जैसे कोई फसल लाते हैं, बीज लाते हैं, वो 1000 रुपए किलो या 1500 रुपए किलो मार्केट में लाते हैं। तो हम भी चाहते हैं कि इसका उत्पादन ज्यादा नहीं होगा तो इन पैसों की वसूली हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो उत्पादन बढ़ाने के लिए हम अलग अलग केमिकल, अलग अलग खाद का यूज करते हैं। खाद प्रिय विद्यार्थियों वह 2 प्रकार का होता है। एक होता है जैविक खाद। क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों? एक होता है जैविक खाद और दूसरा होता है वह होता है रासायनिक खाद। क्या होता है? रासायनिक खाद, ठीक है। यानी खाद है वो हमारा 2 प्रकार का होता है। जैविक खाद का मतलब होता है जीव जंतुओं से जो प्राप्त होता है खाद, उसको हम जैविक खाद कहेंगे। चाहे गोबर हो, चाहे सड़ी गली लकड़ी हो, चाहे पौधे की पत्तियां हो, वगैरह वगैरह, ठीक है ना। हाँ, और उसके अलावा रासायनिक जितना भी केमिकल ला रहे हो आप, यूरिया ला रहे हो, डीएपी ला रहे हो, सल्फर ला रहे हो, जिसको गंधर्व बोलते हो, है ना। तो ये गंधर्व वगैरह सारा जो चीजें केमिकल ला रहे हो, इसको हम रासायनिक खाद कहते हैं। ये रासायनिक खाद नहीं डालें तो भी मरे और डालें तो भी किसान मारा जा रहा है। क्यों? क्योंकि नहीं डालता है तो उत्पादन कम होता है, उसकी भरपाई नहीं कर पाता लागत की। और यदि डालता है तो कहीं न कहीं ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हमारे शरीर में, जीवों के शरीर में जाता है, अंततः हमें
नुकसान पहुंचाता है। मैंने पहले भी बताया कि ये जो केमिकल, अंधाधुंध जो केमिकल की फायरिंग हो रही है खेतों में, इसकी वजह से हर एक व्यक्ति है वो बीमार पड़ता जा रहा है। आज से 100 साल पहले के जीवन की बात करें तो 100 साल पहले का जो जीवन था वो इतना मजबूत और स्वस्थ हुआ करता था, या तो बीमारी होती नहीं थी, होती था सीधा ऊपर जाना होता था, उसका ट्रीटमेंट नहीं होता था, ठीक है ना। लेकिन जनरली बीमारियां कम हुआ करती थी, क्योंकि लोग सारा हाथ की चीजें बनी बनाई पैदा की हुई खाते थे, उसमें किसी प्रकार का केमिकल पेस्टिसाइड ऐड नहीं होता था, मशीनरी यूज नहीं था, हाथ से सारी मेहनत करके उसको निकालते थे अनाज को। लेकिन आज जो मशीनरी युग है, मशीनरी के साथ साथ में टेक्नोलॉजी में इतने प्रकार के पेस्टिसाइड और केमिकल आ चुके हैं, जिसकी वजह से इंसान का जीवन है वो बेहाल है, और दिन प्रतिदिन बीमारियां हैं वो विकराल रूप लेती जा रही है। आज से 100 साल पहले देखा जाए तो कैंसर नाम की कोई चीज हुआ ही नहीं करती, अमूमन देखा करते थे, किताबों में सुना करते थे, पढ़ा करते थे। लेकिन वर्तमान में आप देखोगे तो हर एक तीसरा चौथा, पंजाब और हरियाणा की तरफ जाओगे तो वहां इतना केमिकल उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से, आपको मैंने पहले ही बताया कि जो गेहूं होता है वो गेहूं पंजाब और हरियाणा में ही होता है इंडिया में, ठीक है ना, ज्यादातर बड़े पैमाने पर। तो पूरी भारत को सप्लाई करनी है तो गेहूं का उत्पादन बढ़ाना होगा, उसके लिए आपको केमिकल यूज करोगे, केमिकल नहीं करोगे तो गेहूं उत्पादन बड़े पैमाने पर नहीं होगा, जनता भूखी सोए। तो ऐसी स्थिति में सरकारों ने उसको प्रोत्साहित किया कि आप केमिकल का यूज करो। जैसे जैसे केमिकल बड़े पैमाने पर यूज किया गया तो आप देखोगे तो हर एक तीसरा चौथा पेशेंट आपको कैंसर का मिलेगा। इसलिए वर्तमान में उन्होंने भी इस काम को बंद कर दिया, पेस्टिसाइड को। वो भी कोशिश करते हैं कि उत्पादन मिले या न मिले, लेकिन हमारा जो देह है, ये काया है अनमोल, इस काया की रक्षा करना हमारा पहला कर्तव्य है। इसलिए वहां केमिकल बंद कर दिया है। इसलिए देख रहे हो कि अब हरियाणा पंजाब को छोड़ करके अन्य इलाकों में भी जो गेहूं की खेती है वो होने लगी है, ठीक है। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं कि जो कृषि या फसल की जो पद्धतियां हैं, तो ये अलग अलग तरीके हैं जिनके माध्यम से हमें गुजरना होता है, ठीक है। तो कृषि या फसल की जो पद्धतियां हैं वो कौन कौन सी थी विद्यार्थी? कृषि या हम कहें कि फसल की पद्धतियां, कृषि या फसल की पद्धतियां हैं, ठीक है ना। मैंने बेसिकली चर्चा कर ली, अब हम लिख देते हैं कौन कौन सी। सबसे पहले पहला है वो है भूमि या मिट्टी को तैयार करना, ठीक है। मैंने कहा सबसे पहले हम खेतों में अनचाही जो झाड़ियां होती, वनस्पति है, उसकी कटाई करते हैं, खेतों को तैयार करते हैं, और उसके बाद में हम हाथों से बने हुए यंत्रों या मशीनों के माध्यम से, ट्रैक्टर के माध्यम से, ट्रैक्टर के जो यंत्र होते हैं, कृषि औजार या यंत्र, कृषि संयंत्र, उनके माध्यम से हम जमीन को पोला करते हैं या नरम करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं? क्योंकि जितनी ज्यादा नरम जमीन होगी उतना ही ज्यादा पौधे की जड़ गहराई तक जाएगी, और जितनी ज्यादा जड़ है पौधे की गहराई तक जाएगी। पौधे को आपने देखा होगा बच्चों, पौधे में क्या होता है? एक होता है मूल तंत्र, ठीक है, जिसको हम कहते हैं जड़, और दूसरा होता है पर्व तंत्र। क्या होता है? पर्व तंत्र। पर्व तंत्र का मतलब होता है पौधे का वह भाग जो जमीन से ऊपर हवा में होता है, उसको हम पर्व तंत्र कहते हैं। तो जितनी ज्यादा जड़ गहराई तक जाएगी उसका ही उतना ही पर्व है वो ज्यादा विकसित होगा, ठीक है। ये पौधे का या किसी भी वनस्पति का नियम है। तो जमीन को इसलिए तैयार करते हैं क्योंकि पौधे की जमीन जैसे ही ज्यादा गहराई में जाएगी तो ऊपर से पौधा बड़ा होगा उतना पौधे में उत्पादन है वो ज्यादा लगेगा। ये तो बात कॉमन है। अगली जो चीज है प्रिय विद्यार्थियों वो है, जैसे हम भूमि की या मिट्टी की तैयार करते हैं तो उसके बाद में सीधा ट्रैक्टर डालते हैं अंदर वर्तमान में। और उससे पहले वर्तमान से पहले देखा जाए तो वहां से प्राकृतिक खेती हुआ करती थी। उस समय लोग ज्यादा से ज्यादा इन जीवों का उपयोग करते थे खेती में, जैसे बैल हो, ऊंट हो, गधा हो, घोड़ा हो, कुछ भी हो ना, इनके माध्यम से खेती किया करते थे या बुआई करते थे। आज भी कई धोरा धरती हम जहाँ क्षेत्र में रहते हैं, जिस क्षेत्र में, इसमें आज भी ऊंटों से खेती कहीं नहीं होती है, क्योंकि ऐसे धोरे टीबी पाए जाते हैं वहाँ यांत्रिक मशीनें जाना संभव नहीं है। ट्रैक्टर चल नहीं सकता तो वहां किससे करते हैं? वहां ऊंटों से आज भी करते हैं, बैलों से भी करते हैं, ठीक है ना। तो दूसरा हमारा जो विद्यार्थी ये है बुआई। क्या है? बुआई। अब जब बुआई करते हैं तो बुआई करने के दरमियान कई सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है, ठीक है ना। ध्यान नहीं रखेंगे तो हम वहां जितना चाहते हैं उतना मुनाफा या उत्पादन प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि बुआई में सबसे पहली होती है कि जो बीज बो रहे हैं उस बीज की जो किस्म है वो किस्म किस प्रकार की है। आप हल्की किस्म लाएंगे
ढंग की किस्म नहीं लाएंगे तो आपका जो उत्पादन है वो आपकी भावनाओं के अनुरूप या आपकी सोच के अनुरूप नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले बीज है उसको बढ़िया कम से बढ़िया ब्रांड का चुनना है कि हम कम बीज में अधिक उत्पादन ले सकें। ठीक है, उसके बाद में बीज है वेराइटी के साथ साथ में प्रिय विद्यार्थियों, पहला है बीज की वेराइटी और दूसरा है प्रिय विद्यार्थियों बीज है वो हमेशा कैसा होना चाहिए, वो शुद्ध होना चाहिए। आजकल आप देखेंगे हर व्यक्ति पैसों के पीछे भाग रहा है, तो ऐसी स्थिति में बाजारूपन हावी है और हावी बाजारूपन होने की वजह से या शुद्धता की गारंटी है बिल्कुल कम रह गई। ठीक है, तो हमें ये चेक करना है कि जो हम बीज ला रहे हैं, खेतों में कर रहे हैं, उसकी वेराइटी अच्छी है, दूसरी बात वो शुद्ध है या नहीं है। ठीक है ना, जब शुद्ध बीज मिल जाए तो उसके बाद में ये चेक करना है कि उस बीज को क्या करना है, रोग मुक्त रखना है। ठीक है ना, तो रोग मुक्त रखने के लिए कई बार बीजों के अंतर्गत केमिकल मिलाए हुए आते हैं और कई बार हमें बाहर से केमिकल एक्स्ट्रा खरीद करके उसमें मिला करके बुआई करनी होती है। क्यों? क्योंकि यदि वो ऐसा नहीं करेंगे तो बीज में पौधा बनते समय कई प्रकार के रोग लग जाएंगे, फल देने से पहले ही पौधा मुरझा करके अपना जीवन नष्ट कर चुका होता है, जिससे किसान को नुकसान उठाना पड़ता है। ठीक है ना, और बुआई के ठीक बाद में हम जैसे बुआई करेंगे पौधा उग जाएगा, तो उगने के बाद में हमारा जो तीसरा स्टेप है वो होता है खाद या उर्वरक का प्रयोग। ठीक है, खाद या उर्वरक का प्रयोग, मैंने कहा खाद या जो उर्वरक होता है ये हमेशा दो प्रकार का होता है, एक होता है जैविक और दूसरा होता है रासायनिक। इसकी चर्चा हमने पहले कर दी, अब हम केवल लिख रहे हैं। ठीक है ना, अब जैविक का मतलब होता है प्रिय विद्यार्थियों, ये भी दो प्रकार का होता है, एक होता है जैविक और दूसरा होता है रासायनिक। ठीक है, जैविक का मतलब होता है ऐसा खाद या ऐसा पोषण, ऐसा उर्वरक जो जीव जंतुओं से प्राप्त होता है, यानी पेड़ और पौधों से प्राप्त होता है, उसे जैविक कहेंगे। और दूसरा जो केमिकल और पेस्टिसाइड युक्त है इसे हम रासायनिक खाद का नाम देंगे। जहां तक किसी विद्यार्थी को दिक्कत, अब अगला है प्रिय विद्यार्थियों सिंचाई। क्या है? सिंचाई। ये सारा लाएंगे और सिंचाई करेंगे, सिंचाई के दरमियान इन सभी का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो अगला है प्रिय विद्यार्थियों बुआई होगी, उसके बाद में खाद उर्वरक बाजार से लेके आगे अब हम क्या करेंगे, खेती में सिंचाई करेंगे। ठीक है ना, तो सिंचाई के जनरली हम बात करें तो देखा जाए तो पहले एक समय में बारिश पर जब खेती निर्भर हो जाती थी या मौसमी खेती हुआ करती तो प्राकृतिक वर्षा होती थी, वर्षा के अलावा किसान के पास कोई सिंचाई का साधन या सोर्स नहीं था। लेकिन वर्तमान आप देख रहे हो कई नहरें हैं, कई नाले हैं, कई नलकूप हैं, कई कुएं हैं, कई ट्यूबवेल है और कई फुहारा प्रणाली है। तो अलग अलग कई प्रकार के जो मेथड है उन मेथड के माध्यम से किसान है वो अपने अपने हिसाब से, अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से, अपने अपनी सुविधा के हिसाब से वो सिंचाई करता है। तो यहाँ आप पश्चिमी सीमा क्षेत्र में देखोगे बाड़मेर जैसलमेर में, तो यहाँ सबसे ज्यादा है वो फुहारों से सिंचाई की जाती है। क्यों? क्योंकि दोहरा धरती है तो भी फुहारा मोटर है, पानी वहां तक फेंक देती है। ठीक है ना, हाँ। और दिक्कत यहाँ क्या है, दिक्कत ये है कि ये वेट एरिया होने की वजह से या पाताल में या गर्भ में पानी है भूमि के वो बिल्कुल कम बचा है, इसकी वजह से यहाँ भूजल स्तर है वो बिल्कुल गिरा हुआ माना जाता है। ठीक है ना, और जिसकी वजह से किसान को पानी है वो पर्याप्त नहीं मिल पाता है, इसकी वजह से भी उत्पादन कम होने का खतरा है वो हर समय किसान पर मंडरा रहा होता है। और जैसे हम सिंचाई करेंगे तो सिंचाई करेंगे तो पौधा तो उगना ही है, पौधे के साथ साथ में प्रिय विद्यार्थियों क्या उगता है, एक्स्ट्रा वनस्पति अनचाही वनस्पति उगती है जिसको हम कहते हैं खरपतवार। क्या कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों, खरपतवार। खरपतवार का मतलब होता है कि खरपतवार है वो अनचाही वनस्पति है, तो खरपतवार से सुरक्षा के लिए भी किसान को अलग अलग तरीके अपनाने होंगे। ठीक है ना, अब ध्यान रखें यहाँ जो खेती होती है बाजरे की उसमें ज्यादातर खरपतवार हम कुदाली से वगैरह निकालते हैं, जीरे की खेती होती है उससे खुरपा वगैरह जो भी आता है अलग अलग तरीका उससे हम करते हैं। अरंडी की खेती करते हैं तो उसमें हल चला करके भी हम उस खरपतवार को हटा करके नीचे जड़ों में खुदाई करते हैं जिससे पौधा जल्दी पनपता है। तो इस खरपतवार को हटाने के लिए प्रिय विद्यार्थियों कई बार हम हाथों से खरपतवार हटाते हैं और कई बार हम पेस्टिसाइड का भी यूज करते हैं। क्या करते हैं, पेस्टिसाइड का मतलब होता है केमिकल। ठीक है, केमिकल पेस्टिसाइड यूज करते हैं। पेस्टिसाइड के लिए जैसे आपने देखा होगा जीरे के अंतर्गत जो वनस्पतियां अनचाही उगती है उसको हटाने के लिए पेंडा और रापट
कौन सी, पैंडा और रापट है, ये प्रिय विद्यार्थियों दो दवाइयां यूज में ली जाती है। ये दवाइयां जमीन के गर्भ में जाकर के जो पोषण है, पोषक तत्व है, उनको निष्क्रिय कर देती है, बंदे बना देती है, जिसकी वजह से भूमि का उपजाऊपन धीरे धीरे गिरता है। और आपने देखा होगा कि 10 साल पुराना कोई ट्यूबवेल या ओपन वेल है इस जमीन पर, तो वहां अब पहले की अपेक्षा है वो खेती न गिरने के बराबर है। यानी पहले एक समय में 100 बोरी या 100 क्विंटल जीरा हुआ करता था, तो 15 साल पुराने उसी जमीन में अब है वो जीरा लगभग 10 से 15 बोरी तक आकर के पहुंच गया। क्यों? क्योंकि इस केमिकल के गर्भ में या भूगर्भ में जाने की वजह से वो जमीन है उसके अंदर का जो पोषक तत्व है वो बिल्कुल न्यूट्रल हो गए हैं, यानी काम नहीं करते हैं, निष्क्रिय हो गए हैं, जिसकी वजह से भूमि का जो उपजाऊपन है, क्या प्रिय विद्यार्थियों, भूमि का जो उपजाऊपन है वो गिर गया है। और ऐसी भूमि को हम बांझ या बंजर भूमि कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक भी ऐसे कुछ शब्द आ जाए कि बंजर भूमि क्या है, उपजाऊपन किसे कहते हैं, पोषण क्या होता है, तो ये सारे बेसिकली चीजें मैं बता रहा हूं, इनको भी साथ साथ में आप नोट करके जाना। ठीक है, तो ये खरपतवार से सुरक्षा होगी। और उसके बाद में हम देखेंगे प्रिय विद्यार्थियों, वो है भंडारण, सॉरी कटाई। क्या है? कटाई। अब जैसे खरपतवार हटाएंगे तो फसलें धीरे धीरे बड़ी होगी, बड़ी होकर के पक जाएगी, पकने के बाद में फसल की क्या करते हैं? कटाई। कटाई है वो दो प्रकार से होती है, देखा है ना। जैसे बाजरे को हम देखें तो बाजरे में सीटे हैं, उसको पहले हम कटाई करते हैं, आगे मशीनों से साफ करते हैं, और उसके बाद में जो उसका तना बचता है, पत्तियां बचती है, उसको हम एक साथ काट करके गायों को चारे के लिए उपयोग में लेते हैं। और इस प्रकार आप जीरे को देखेंगे तो जीरा है उसका दाने सहित जमीन से हटा दिया जाता है, फिर मशीनीकरण के माध्यम से उसको जो अवशिष्ट है उसको अलग कर दिया जाता है, जो काम की चीजें हैं उसको अलग कर दिया जाता है दानों को, और फिर वो उसका सीधा मार्केटिंग होता है। तो जो कटाई है, कटाई भी इसमें भी कई प्रकार से यूज होते हैं। कई बार हम हाथों से काटते हैं, कई बार आप जैसे समतल भूमि है, पंजाब है, कश्मीर है वगैरह है, हरियाणा है, तो इस साइड आप देखोगे तो खेत हैं, आप इस फर्श की तरह समतल है, तो समतल होने की वजह से वहां के किसान क्या करते हैं, ज्यादातर मशीनों से खेती करते हैं, कटाई करते हैं। यानी ट्रैक्टर है, उसके पीछे ऐसी मशीन आई है, ट्रैक्टर आगे चलेगा और वो फसल है धीरे धीरे कट करके एक जगह गिरती जाएगी, वापस इकट्ठा करेंगे, तो भी इसको हम कहते हैं मारवाड़ी भैली तरह, तो उसको भी हम एक यंत्र के माध्यम से या कृषि औजारों के माध्यम से इकट्ठा करते हैं। हमारे यहाँ क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ रेतीली जमीन है, इसलिए उपकरण काम नहीं करते। लेकिन वर्तमान में कुछ चीजें ऐसी आ भी गई है। और सातवां जो स्टेप है विद्यार्थियों, वो है भंडारण का।